आइए गौतम दुग्गड़ साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और 2015 से आप मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड हेड ऑफ रिसर्च के तौर पर काम कर रहे हैं। 40 से ज़्यादा एनालिस्ट आपके पास हैं और 17 से ज़्यादा सेक्टर्स आप कवर करते हैं। 220 से ज़्यादा स्टॉक आपकी कवरेज लिस्ट में है और भारतीय बाज़ारों पर और दुनिया भर के बाज़ारों पर गहरी पकड़ रखते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आपने इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर भी लिखी है, उन पर भी बातचीत करेंगे। तो ढेर सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें बात करनी है। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं ग्लोबली, सोने चांदी के भाव बढ़ गए, कच्चा तेल $90 जाकर नीचे आ गया, इजराइल ईरान ईरान के तनाव के चक्कर में। सबसे पहले ये बताइए, क्या व्यू मार्केट पर है इन सारे ग्लोबल माहौल को देखते हुए? थैंक यू अनिल जी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो जहाँ तक ग्लोबल हेडविंड्स की आपने बात कही, जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स की बात कही, अनिल जी आपने देखा होगा पिछले कई सालों में ये काफी रिकरिंग हो गया है। मतलब हर 3-4 महीने में ऐसी कोई चीज आती है। हमने रशिया यूक्रेन देखा, हमने इसराइल पैलेस्टीन देखा, अभी इसराइल ईरान चल रहा है। मुझे लगता है इक्विटी मार्केट कुछ दिन तक इस डेवलपमेंट पे रिएक्ट करते हैं और फिर 3-4 दिनों बाद वापस अपने फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं, एज लॉन्ग एज क्रूड प्राइसेस बहुत ज्यादा ना बढ़े। क्योंकि एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें जो होता है डायरेक्टली, वो क्रूड प्राइस के दामों से, क्रूड प्राइस से होता है। तो अगर ये इसराइल ईरान का जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके वजह से अगर क्रूड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो फिर हमें थोड़ा इस पे विचार करना पड़ेगा। बट अभी ऐसा लग रहा है कि एक रेंज में क्रूड चल रहा है, 80-90 के रेंज में। तो उससे मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। बाजारों ने भी 1-2 दिन रिएक्ट करने के बाद वापस से अपनी पुरानी चाल पे आ गए हैं। और अभी मुझे लगता है जो कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन चालू हुआ है फोर्थ क्वार्टर का, हालांकि अभी 4-5 ही दिन हुए हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और फिर इलेक्शंस भी है, तो ये दो बड़े ट्रिगर या ड्राइवर्स रहेंगे मार्केट के इन द शॉर्ट टर्म। मुझे नहीं लगता ये ग्लोबल हेडविंड से, स्पेशली जियोपॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में होने की उम्मीद है, क्योंकि ये काफी रिकरिंग और फ्रिक्वेंट हो चुके हैं। अभी इसमें कोई ऐसे नॉवेल्टी फैक्टर नहीं रहा है। तो ये तो मतलब इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो चलता ही रहेगा। ना हो या हम सब चाहते हैं, लेकिन होगा तो कर क्या सकते हैं? तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो फिर दूसरी बड़ी इवेंट पर फोकस करते हैं सर, वो है चुनाव की हमारे यहाँ के। और आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी लिखी है पूरे चुनाव पर। ज़रा समझाएँ क्या कुछ खास बातें आप इस इलेक्शन को देख रहे हैं? पहले फेज़ की वोटिंग हो भी चुकी है, क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं? सो अनिल जी, अब तक जितने ओपिनियन पोल्स आए 16 अप्रैल के पहले तक, जितना आई थिंक 16 अप्रैल को आखिरी ओपिनियन पोल आया था, अगर आप उन सब ओपिनियन पोल्स का एवरेज करें तो लगभग सारे ही ओपिनियन पोल्स ये मान रहे हैं कि एनडीए की गवर्नमेंट थर्ड टर्म के लिए वापस आएगी विद फुल मेजोरिटी टू बीजेपी एंड अनदर टर्म फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि एक बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट होगा, क्योंकि 1960s के बाद ये पहली बार होगा जहां सेम गवर्नमेंट, सेम प्राइम मिनिस्टर थर्ड टाइम चुन के वापस आए हैं विथ फुल मेजोरिटी। तो इस पे हमने एक मैनिफेस्टो पे एक नोट निकाला था, क्योंकि काफी डिटेल्ड वो मैनिफेस्टो था और उसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स है अक्रॉस सेक्टर्स। तो हमारे सारे एनालिस्ट ने मिलकर अलग अलग सेक्टर्स पे उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उस पे हमने एक रिपोर्ट निकाली थी पिछले वीक। तो उसके जो क्रक्स है मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। सबसे पहला डेवलपमेंट, सबसे पहला जो हमारा टेकअवेज था वो ये था कि जो पॉलिसी कंटिन्यूटी, पॉलिसी मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। जो एक गवर्नमेंट का फोकस रहा है पिछले 10 सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेक्स, इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई स्कीम्स, हाउसिंग, रोड्स, मेट्रो रेल, डिफेंस, वो सब चीजें मुझे लगता है कंटिन्यू होगी और शायद उसमें थोड़ा एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज नए टर्म में हर गवर्नमेंट चाहेगी कि बड़ा अगर मैंडेट मिलता है तो उसका एक एक बहुत अच्छे से उपयोग किया जाए, और जो इनिशिएटिव्स है, जो उनके कार्यक्रम है, उसको एक ज्यादा गति या एक्सेलरेट उसको किया जाए। सो दूसरा हमने देखा उस मैनिफेस्टो में कई जगह पे लिखा है कि अलग अलग सेक्टर्स में हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। चाहे आप ऑटो ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, रेलवेज ले लीजिए, एविएशन ले लीजिए। तो एक जो फोकस आया है कोविड के बाद मैन्युफैक्चरिंग पे इंडिया का इस गवर्नमेंट के कार्यकाल में, मुझे लगता है वो कंटिन्यू होता रहेगा। जो चीज लैकिंग मुझे लगी है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, कंजम्पशन जो थोड़ा वीक चल रहा है, उसमें मुझे कोई क्विक फिक्स नजर नहीं आ रहा है।
हाँ, इलेक्शन स्पेंडिंग जो होगी लगभग हमारा अनुमान है 1 लाख करोड़ की इलेक्शन स्पेंडिंग ये इलेक्शन में होनी चाहिए। 2019 में करीबन 60,000 करोड़ स्पेंड हुआ था। तो वो पैसा जब ट्रिकल डाउन होगा, बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन थोड़ा-सा इंप्रूव हो सकता है। प्लस मॉनसून का जो पहला फोरकास्ट आया है लास्ट वीक में आईएमडी के तौर से तरफ से, वो भी ये दर्शा रहा है कि इस साल के मॉनसून काफ़ी अच्छे रहेंगे। लास्ट ईयर हमें काफ़ी प्रॉब्लम रहा था, स्प्रेड भी अनइवन था और साथ में अल नीनो था। इसकी वजह से मॉनसून काफ़ी खराब रहा था पिछले साल का, जो कंजम्पशन को इम्पैक्ट किया था। तो अगर आप ये 2-3 चीजें जोड़ के देखते हैं, पॉलिसी मोमेंटम, बहुत अच्छा मैक्रो, अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रही है इंडिया की पिछले 4-5 सालों में और ये साल भी हम लगभग 21% अर्निंग्स ग्रोथ पे क्लोज करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंटिन्यूड पॉलिसी मोमेंटम और फिर एक अच्छा मॉनसून, तो मुझे लगता है बाजार के नजरिए से एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होगा। बिकॉज जो इंडिया स्टोरी कंटिन्यू होते आई है पिछले कई सालों से, 4-5 सालों से जो जोर पकड़ा है, क्योंकि ग्लोबली कई सारी इकोनॉमी थोड़ा सा तकलीफ और स्लो डाउन के दौर से गुजर रही है, उसमें इंडिया एक उभर के सामने आया है। 3.6 ट्रिलियन जीडीपी, लगभग 4.5-5 ट्रिलियन के बीच में अभी अब मार्केट कैप भी हो गया है। तो मुझे लगता है ये काफी एक अच्छे संकेत है बाजार के लिए। ओके, तो ये पूरा का पूरा इलेक्शन को लेकर जो माहौल है। अब आइए रिजल्ट सीजन पर फोकस करते हैं। नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है, कुछ दिग्गजों के नतीजे आए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस रिजल्ट सीजन को अब तक जो रहा है, और आगे के लिए क्या आउटलुक है? अनिल जी, अभी तक जो रिजल्ट्स आए ब्रॉडली अगर आप देखें तो आईटी के आए, टॉप 3 इन्फी, टीसीएस, विप्रो, इन लाइन ही नतीजे थे। हालांकि कमेंट्री तीनों कंपनीज की अलग थी और इंटरनल्स में काफी डिफरेंसेस है, बट ब्रॉडली अगर आप सिर्फ रिपोर्टेड नंबर्स पे फोकस करें वर्सेस एक्सपेक्टेशन, तो इनलाइन थे। एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे इनलाइन थे और कल जो रिलायंस का रिजल्ट आया है वो थोड़ा सा 4-5% का उसमें बीट रहा है हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले। बट पूरा रिजल्ट सीजन अभी बाकी है। हमारे जो अनुमान थे इस रिजल्ट सीजन के, हमने प्रेडिक्ट किया है कि ये क्वार्टर में 6% अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा हमारे कवरेज यूनिवर्स का, जो अब 270 स्टॉक हो चुके हैं, और निफ्टी के भी 6% अर्निंग्स ग्रोथ के उम्मीद है। पहले 9 महीने में हमने देखा था 26% अर्निंग्स ग्रोथ था निफ्टी में। इस महीने में, इस क्वार्टर में हमें 6% की उम्मीद लग रही है, क्योंकि जो ग्लोबल कमोडिटीज है, मेटल्स एंड ऑयल एंड गैस, वहां पे अर्निंग्स डिक्लाइन होगा। इस वजह से आपके जो एग्रीगेट नंबर से थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे। लेकिन फिर भी आप अगर सब चीज एग्रीगेट करते हैं तो FY24 में हमारा अर्निंग्स 21% से ग्रो होगा विद एन ईपीएस ऑफ 980 रुपीज। और आने वाले जो 2 साल है वहां पे हमारा उम्मीद है 15 और 16% का FY25-26 में। तो जो 980 रुपए का ईपीएस है वो अगले साल के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1130 हो जाएगा, और उसके बाद FY26 के लिए 1317 रुपया। जहां तक अच्छे सेक्टर्स की बात करें इस क्वार्टर में नंबर्स के मुताबिक, तो ऑटो, सीमेंट और फार्मा, ये 3 सेक्टर है जहां पे वाईओवाई जो ईयर ऑन ईयर हम अर्निंग्स ग्रोथ देखते हैं क्वार्टर की, वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। ऑटो 8th क्वार्टर इन अ रो, फार्मा 33% अर्निंग्स ग्रोथ फिर एक्सपेक्टिंग, और सीमेंट में 32% की अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ऑन द डाउन साइड कंज्यूमर काफी फ्लैटिश रहेगा, 7% अर्निंग्स ग्रोथ। आईटी हमने बात की, 4% का हमारा एक्सपेक्टेशन है और वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और कैपिटल गुड्स में बिकॉज ऑफ सम वन ऑफ इन एलएनटी, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है पूरे सेक्टर के लिए इस बार केवल 5% के अर्निंग्स ग्रोथ का है। एक्स एलएनटी अगर आप कैपिटल गुड्स देखते हैं तो 21% अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी। और जो सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल, वहां पे हमें लगभग 15% ग्रोथ की उम्मीद है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले 8-10 क्वार्टर के मुकाबले लोएस्ट रहेगा, राइट? बिकॉज अब पीपॉप यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे बैंकिंग सेक्टर के लिए जो एक्स्ट्रा लेवरेज आता है एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, वो बहुत ज्यादा बचा नहीं है, और साथ ही साथ मार्जिन भी आपके थोड़े थोड़े से श्रिंक हो रहे हैं। तो ये सब अगर आप ऐड करते हैं तो 6% ये क्वार्टर के लिए, 21% फुल ईयर FY24 के लिए, और 15 और 16% FY25 और FY26 के लिए। अनिल जी, आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि पिछले 4 साल में निफ्टी के अर्निंग 3.5 लाख करोड़ से लगभग 7,80,000 करोड़ हो चुका है, विच इज अ 22% CAGR। और हमारा जो ब्रॉडर कवरेज है 270 स्टॉक का, वहां पे जो अर्निंग्स बढ़े FY20 के 4,30,000 करोड़ से इस साल लगभग 11 लाख करोड़ हो जाएगा, विच इज अ CAGR ऑफ 26% फॉर 4 years। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रही है इंडिया की।
कॉर्पोरेट अर्निंग्स है मजबूत और ये मजबूत रहने वाली भी है। भले ही अब तक जो नंबर्स आए हैं थोड़े इन लाइन रहे हों, उम्मीद के मुताबिक रहे हों। मेटल्स पर एक राय लेना चाहता हूँ। दुनिया भर में काफ़ी मजबूती मेटल्स में देखने को मिल रही है, शेयर्स भी काफ़ी भागे हैं। प्राइस में आ चुका है या अभी भी गुंजाइश है और बढ़ने की? अनिल जी, जिस तरह का माहौल अभी कमोडिटी प्राइसेस को लेके चल रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा वहां पे कमोडिटी प्राइसेस ड्रिवन अर्निंग्स अपग्रेड की संभावनाएं बढ़ गई है। आप अगर याद देखें पीछे मुड़ के, तो 2022 में जो निफ्टी में मेटल कंपनीज है, उन्होंने 90,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, जो FY24 में गिर के लगभग लगभग 50 या 53,000 करोड़ हो चुका है। अगले साल के लिए हमारी जो एक्सपेक्टेशन है 71,000 करोड़ के, विच इज अ ग्रोथ ऑफ 35%। और जो अभी प्रिवेलिंग प्राइसेस है कमोडिटीज के, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज के, अगर वो सस्टेन होते हैं मान लीजिए अगला 6-9 महीना, तो मुझे लगता है मेटल सेक्टर्स के अर्निंग्स में अपग्रेड आ सकता है। इसलिए हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में मेटल सेक्टर को अंडरवेट से न्यूट्रल पोजीशन पे लाके रखा है। हमने हिंडाल्को हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड किया है, और कोल इंडिया हमारा एक टॉप आइडिया पहले से ही हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में मौजूद है। ओके, तो ये आपके लिए मेटल्स पर आए। अब बताएं सर, गौतम जी, निवेश के मौके कहाँ हैं? आपको क्या कुछ अच्छा लगता है इस बाजार में? तो अनिल जी, हमारा जो एक प्रेफरेंस रहा है डोमेस्टिक सिक्लिकल को लेके पिछले 2-3 सालों में, वो अभी भी हमें उसमें बहुत अच्छे आसार नजर आ रहे हैं। सो जैसे कि आप अगर फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, हमारा PSU बैंक्स में हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा ओवरवेट रहा है पिछले 2 सालों से, तो वो हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये स्टॉक्स है। हमारा NBFC पे भी ओवरवेट है, जिसमें एंजल, चोला एंड PNB हाउसिंग, ये हमारे पिक्स है। दूसरा सेक्टर जो हमें बेहद पसंद है वो है रियल एस्टेट। हम बड़ा ओवरवेट लेके वहां पे बैठे हैं पिछले कई क्वार्टर्स से। वहां पे हमने 3 स्टॉक्स रखे हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, लेकिन हमें पूरा सेक्टर ही पसंद है। सो चाहे आप गोदरेज प्रॉपर्टी देखिए, प्रेस्टीज देखिए, शोभा, या फिर इवन सनटेक, दे आर ऑल पार्ट ऑफ मॉडल पोर्टफोलियो। थर्ड, इंडस्ट्रियल्स इज समथिंग विच वी लाइक, जिसमें आप कैपिटल गुड्स ब्रॉडली पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लग रहा है साइकिल काफी स्ट्रांग है। सो L&T, ABB, किर्लोस्कर ऑयल, ये सब हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में। एंड लास्ट, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जो बहुत बड़ा सेक्टर है। तो विद इन कंजम्पशन, मैंने आपसे कहा कंज्यूमर स्टेपल पे हमारी राय उतनी अभी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वहां पे ग्रोथ बहुत स्लो है। हमारा प्रेफरेंस है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में। जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 9 कंजम्पशन स्टॉक्स है, उसमें से 8 कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के स्टॉक्स है। तो उसमें जोमेटो, डीमार्ट, टाइटन जो हमारा सदियों से नंबर 1 चॉइस रहा है, मेट्रो, इंडियन होटल्स, लेमन ट्री, ये सब अलग अलग सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले स्टॉक्स हमने रखे हैं। तो अगर मैं समराइज करूं, तो फाइनेंशियल्स जिसमें PSU बैंक और NBFC, कंजम्पशन जिसमें डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हमारा बड़ा ओवरवेट है, और इंडस्ट्रियल्स और रियल एस्टेट, ये 4 सेक्टर पे हमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स के आसार नजर आ रहे हैं मीडियम टर्म। हुँ। एक तो ये सारे सेक्टर्स हैं 4 जहाँ पर आपको अच्छी तेज़ी करने के लिए पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। गौतम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए।